ईपैक ड्यूरेबल जिसकी इंडस्ट्री 2030 तक 16% से ग्रो करने का एस्टिमेट रखती है और ये कंपनी यहाँ पे इनिशियली गाइडेंस दिया था 30 to 35%, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे प्री मानसून आ गया, अर्ली मानसून आ गया और ये सभी एस्टिमेशन जो है वो फेल हो गए और यहाँ पे बहुत बड़ी डी ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी में होते हुए दिखी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। इवन दो अगर उसके पीई की बात की जाए जो 122 का पीई चला गया था वो अभी 60-62 के रेंज में यहाँ पे जो है वो घूम रहा है। सो दोस्तों अभी फिलहाल Q3 के रिजल्ट आए, उससे जानेंगे कि यहाँ पे कैसे आया है उसके Q3 के रिजल्ट, क्या ये कंपनी अभी रिवाइवल कर सकती है क्योंकि बहुत अंडर वैल्यूड हुई है और उसके साथ साथ देखेंगे ये वैल्यूएशन जो अंडर वैल्यूड है वो वैल्यू में भी यहाँ पे जो है वो जस्टिफाई करते हैं क्या, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं संदीप अवटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप अवटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। सो दोस्तों ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए और ये समझना जरूरी है ये इंडस्ट्री कैसी काम कर रही है और ईपैक ड्यूरेबल में ऐसी कौन सी चीजें हो रही है, कैसे कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, ये सभी जानना जरूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। सो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उससे समझ में आएगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है फॉर द ईयर 2026 एज वेल एज 27 में भी क्या ट्रैजेक्टरी रह सकती है कंपनी के बिजनेस की। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। ये कंपनी है ना एक ओडीएम मैन्युफैक्चरिंग, ओडीएम मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ वोल्टास, गोदरेज, उसके साथ साथ एलजी और ऐसी कंपनियां जो है उनके लिए यहाँ पे जो है वो एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और बाकी के भी इक्विपमेंट है वो बनाने का काम जो है ये कंपनी करती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के बेसिकली वर्जन यहाँ पे जो कंपोनेंट है या फिर सेगमेंट कौन कौन से देखें, आरएसी मतलब रूम एसी एयर कंडीशनर, उसमें अगर देखें इंडोर आउटडोर ऐसे जो है वो होते हुए देखेंगे, टोटल जो रेवेन्यू आता है ना कंपनी का उसका 57% रेवेन्यू जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है आरएसी। और उसी वजह से क्या होता है ना यहाँ पे प्री मानसून आने की वजह से सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो है यहाँ पे इसको झेलना पड़ा था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके लिए हम उन्होंने क्या करेक्टिव एक्शन लिए। दोस्तों दूसरा सेगमेंट उनका एलडीए यानी लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, उसमें क्या आता है ये जो है वो 3% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एयर कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये चीजें जो आती है। और अगर कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आफ्टर द यहाँ पे एयर कंडीशन वो है यहाँ पे स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो है यहाँ पे उसको हम एसडीए कहते हैं। उसमें अगर देखेंगे ना दोस्तों एयर फ्रायर हो गया, उसके साथ साथ मिक्सर ग्राइंडर, उसके साथ साथ कॉफी मेकर एंड सो ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर ड्रायर वगैरह एंड सो ऑन, बहुत सारा है, 17% कंट्रीब्यूट करता है और उसमें जो है वो ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में जो कि और 17% कंट्रीब्यूट करता है वो है कंपोनेंट मतलब क्या, बहुत सारी ये जो सभी चीजें लगती है उसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं ना ये भी सप्लाई करने का काम करती है यहाँ पे कंपनी। प्लास्टिक मोल्डिंग हो गया, शीट मेटल हो गया, उसके साथ साथ पीसीबी, हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे कॉपर ट्यूब और ये इंडक्शन कॉइल्स, ये सभी चीज़ों इसमें जो रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर ये सभी चीज़ों में रॉ मटेरियल के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये भी बनाने का काम यहाँ पे कंपनी करती है। और बेसिकली देखा जाए ना ये कंपनी इन हाउस यहाँ पे प्रोडक्शन करती है और उसके वजह से यहाँ पे कंपनी को जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा है वो भी मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी के जो क्लाइंट है ना बहुत जाइंट क्लाइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड कंपनी का यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट जो है वहाँ पे यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। टोटल 67 क्लाइंट जो है वो कंपनी ने अभी तक ऑनबोर्ड किया। कंपनी का टारगेट था इस साल यहाँ पे जो है वो 15 क्लाइंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे और कंपनी का इस Q3 में 2 क्लाइंट जो है उन्होंने ऑनबोर्ड किया और उसी डायरेक्शन में कंपनी जाते हुए दिख रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उनका जो है ना यहाँ पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो था इनिशियली बहुत था। इनिशियली अगर देखेंगे टॉप 2 कस्टमर से अराउंड यहाँ पे 72% जो है वो मार्केट यहाँ पे रेवेन्यू आता था। यहाँ पे देख सकते हैं या 2023 में 72% यहाँ पे जो रेवेन्यू आता था उससे यहाँ पे कंपनी ने मार्केट शेयर कम करते और बाकी का जो कस्टमर है उनको बढ़ाते हुए अभी अगर देखेंगे 9 मंथ के बाद में Q3 के एंड में 38% बढ़ा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि क्या है ना अगर किसी बड़े क्लाइंट ने आपको यहाँ पे जो है वो डाइवर्ट कर दिया या फिर जैसे कि पीजी हो गया, अंबर हो गया, इनके तरफ अगर डाइवर्ट हो गया तो बहुत बड़ा रेवेन्यू में यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। और इसीलिए कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही है और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसमें भी जो है वो यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। कौन से चेंजेस होने वाले इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये है चेंजेस हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जाए ना तो
दो तरह से कंपनी जो है वो खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है। पहली यहाँ पे जो है वो कंपनी यहाँ पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन को डाइवर्सिफाई कर रही है, एज वेल एज यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी डाइवर्सिफाई कर रही है। जैसे कि मैंने कहा, अभी जो एग्जिस्टिंग जो आरएसी यानी रूम एसी कंडीशनर का बिजनेस जो है वो 57% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2023 में जाओगे ना तो वो कंट्रीब्यूट करता था अराउंड 80%। और सोचिए अगर ये 80%, अगर ये जो प्री मानसून आया था वो अगर यहाँ पे 2023 में आया होता तो क्या हालत होती थी ईपैक की। सो दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मार्केट शेयर प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू जो है परसेंटेज जो है वो इसमें कम हुआ है, किसमें, आरएसी में, तो बढ़ा किसका है ये जानना जरूरी है। देखिए बढ़ा किसका है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एसडीए और एलडीए है ना, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस और यहाँ पे स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, उसका रेवेन्यू 14% से यहाँ पे 20% तक चला गया। और दूसरी बात जो कि यहाँ पे देखेंगे तो कंपोनेंट एंड अदर जो है, कंपोनेंट जैसे कि हमने देखा बहुत सारे कंपोनेंट कंपनी यहाँ पे इंडक्शन वगैरह बनाती थी, जो कि 6% शेयर था वो अभी 23% चला गया है। सो डायरेक्शनली अगर देखेंगे तो कंपनी जो है वो यहाँ पे सही जा रही है, बिकॉज अब जो यहाँ पे ईपैक यहाँ पे इन्होंने किया था, किसने, अंबर ने किया था, उसके साथ साथ पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, हालांकि बहुत आगे है। सो उसी डायरेक्शन में जाती हुई यहाँ पे ईपैक ड्यूरेबल देख रही है, बिकॉज अब क्या है ना, डिपेंडेंसी जितनी कम होगी ना उतना ही आपका रिस्क जो कम होगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप आरएसी का बिजनेस अगर देखेंगे तो वो 6 मंथ ही चलने वाला है, बिकॉज अब क्या है ना, मैक्सिमम आपका जो है वो समर में, यानी आप देखेंगे तो मार्च से तकरीबन मैक्स टू मैक्स जून तक आपका सेल होता है और प्रोडक्शन स्टार्ट होता है अराउंड जनवरी से, मतलब 6 महीने ही आपका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हो तो आप यहाँ पे जो वही फैक्ट्री का जो स्पेस है, जो फैसिलिटी है, उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एसडीए, एलडीए एंड कंपोनेंट ऑर्डर। मतलब उसकी वजह से क्या होगा, आपका आरओसी ऊपर की तरफ जाएगा, रेवेन्यू जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये समझना जरूरी है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ट्रैक करने के लिए ईपैक ड्यूरेबल को चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ ये जो है टर्न अराउंड स्टोरी होने वाली है। सो इसके बारे में हम जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्कस करते रहने वाले हैं। सो ये उसके बाद में दोस्तों ये ट्रेजेक्टरी समझनी जरूरी है कि हमने तो देखा इसमें शेयर जो है ये आरएसी का कम हुआ है और बाकी का ज़्यादा बढ़ा है, और उसी का रिजल्ट में इंप्लेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए एसी का अगर देखेंगे, एसी का सेल जो है ना यहाँ पे ये मिलियन में हम यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। 9 मंथ 2026 की बात की जाए तो यहाँ पे 9 मंथ की बात की जाए तो अराउंड 738 करोड़ का रेवेन्यू जो है, सॉरी 1157 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट 9 मंथ में था, वो अभी गिर के 738 हुआ है, यानी 36% का डिक्लाइन हमें यहाँ पे आरएसी का बिजनेस में होता है। ये क्यों हुआ है, बेसिकली क्या है ना, ये प्री मानसून आने की वजह से ये सेल जो है वो बहुत बड़ी डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिली है, और उसी वजह से कंपनी ने गाइडेंस भी यहाँ पे घटाया। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए उसके बाद में एसडीए और एलडीए जो कि 194 का था वो 264 हुआ है, यानी 36% की ग्रोथ यहाँ पे आई हुई है। और कंपोनेंट में देखेंगे तो 88 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो अराउंड यहाँ पे 227, यानी वो इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। 158% की ग्रोथ यहाँ पे कंपोनेंट के बिजनेस में यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अदर जो है वो डिक्लाइन क्या है, वो निग्लिजिबल है, उतना ये नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे 9 मंथ के बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर था 1527, 9 मंथ के बेसिस पे वो हो चुका है 1303, मतलब 15% का डिक्लाइन हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू होता हुआ दिख रहा है। और उसी का रीजन क्या है, प्री मानसून। सेम ट्रेजेक्टरी हमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिलेगी। हालांकि एसी का सेल जो है वो न्यूट्रल रहा है, और उसके बाद में एसडीए जो है वो ग्रो हुआ, उसके साथ साथ कंपोनेंट में ग्रो हुए, और उसी वजह से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो 13% की ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। बेसिकली उसके ट्रिगर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो एसडीए एलडीए, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो कंपोनेंट सेक्टर है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी जो है वो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट ईयर जो कि रेवेन्यू था कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 376, वो बढ़ के हो चुका है यहाँ पे 427, यानी 13.5% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी इबिटा मार्जिन यहाँ पे कंपनी को बढ़े, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। क्यों ये, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए अगर इबिटा मार्जिन की बात की है ना तो यहाँ पे देखेंगे
ईबिटा मार्जिन जो है ना वो कंपनी के लास्ट ईयर 6.3 थे, 6.39 थे, जो कि ईबिटा 241 करोड़ का था। ईबिटा इस बार बढ़ा है, उसके साथ साथ कंपनी का मार्जिन भी बढ़े। 7.41 के मार्जिन के साथ में कंपनी 331 करोड़ का ईबिटा जो है जनरेट किया है। लास्ट ईयर 24 करोड़ का था। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे जो एसी का सेल्स है, जैसे कि हमने देखा डी ग्रो हुआ है, और डी ग्रो होने के वजह से क्या हुआ है, बाकी के शेयर बढ़े। और एसी का ये है, उसका मार्जिन कम होता है लेकिन वॉल्यूम का गेम होता है। जितना आप ज़्यादा बेचोगे उतना ही आपको क्या होगा, यहाँ पे जो है वो मार्जिन कम है लेकिन वॉल्यूम में गेम है। सो उसके आगे इसमें क्या हुआ, इस बार उन्होंने कंपोनेंट और एसडीए और एलडीए का सेल्स बढ़ाया, हालांकि उसमें मार्जिन जो है वो ज़्यादा है, और उसी वजह से प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे जो है कंपनी का बढ़े। अब क्या समझना है हमें, यहाँ पे ट्रेजेक्टरी जो है वो कम होने वाले है। आरईसी का बिजनेस 57 से और भी कम होने वाला है, और कंपोनेंट और ये बाकी का बिजनेस बढ़ने वाला है, मतलब मार्जिन जो है वो एक्सपांड होने वाला है, ये समझना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो आरईसी सेगमेंट है, जो उन्होंने गाइडेंस क्या दिया था ना, गाइडेंस दिया था कि हमारा आरईसी सेगमेंट जो है ना वो यहाँ पे या तो फ्लैट रहेगा या तो निगेटिव रहेगा, और वही डायरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सेगमेंट मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन किया है 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब जो जैसा कहा था। क्या हुआ था ना एक्चुअली, यहाँ पे देखेंगे Q4 का जब यहाँ पे रिजल्ट लगा था Q1 में, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पे अप्रैल में जब उनका कॉन कॉल हुआ था, उन्होंने कहा था 30 to 35% की ग्रोथ हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं 2026 के लिए, FY 2026 के लिए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, प्री मानसून हो गया और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट किया, जैसे कि वोल्टास हो गया, डाइकिन हो गया, और इन्होंने अपना गाइडेंस जो है वो घटाया, बिकॉज ऑफ उनको पता था कि वो जो है वो प्रॉब्लम होने वाला है और यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन करने वाला। सो उसके बाद में एसडीए सेगमेंट जो है वो 30% से ग्रो किया। उसके वजह से क्या हुआ ना, जो नए प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए, मतलब स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, उसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे एयर फ्रायर हो गया, उसके बाद में यहाँ पे हेयर ड्रायर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और बाकी वही ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सेल होते हुए दिख रहे हैं। कंपोनेंट सेगमेंट की बात की जाए तो 61% की ग्रोथ है। उसमें अगर देखेंगे यहाँ पे पीसीबी, प्लास्टिक जो मोल्डिंग वगैरह रहते हैं वो, उसके साथ साथ कॉपर, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ की है। और एलडीए देखेंगे तो 74% की ग्रोथ है, और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ग्रोथ ड्राइवर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि जैसे कि उन्होंने रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे कैपेक्स ला रहे हैं, और उसी वजह से यहाँ पे कंपनी का एलडीए भी यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों अभी बात करते हैं कि कंपनी का फ्यूचर का डायरेक्शन हमें क्या देखने को मिल सकता है। सो देखिए यहाँ पे पहले तो कैपेक्स की बात करते हैं। कैपेक्स, ये जो कैपेक्स था कंपनी का, जो इनिशियली उन्होंने FY 2026 के बिगिनिंग में यहाँ पे जो अनाउंस किया था, और उनका कहना था कि Q2 2027 तक हम यहाँ पे उसको फिनिश करने वाला है। और ये जो उसका अपडेट है, मतलब यहाँ पे कितना अचीव किया है उन्होंने, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 करोड़ का कैपेक्स था, वो कंपनी ने अभी यहाँ पे उसके ऊपर अराउंड 4.2 करोड़ जो है उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए। टोटल ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे 470 करोड़ का कैपेक्स था, उसके अगेंस्ट में कंपनी अभी तक 219 करोड़ यहाँ पे स्पेंड करी है, और कंपनी का टारगेट है कि Q2 2027 तक हम यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे कैपेक्स जो है वो कंपनी का फिनिश करेंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे आउटलुक बनता है। ऑब्वियसली यहाँ पे पी का मतलब ही नहीं बनता है, और फॉरवर्ड पी का भी मतलब नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ कंपनी अभी यहाँ पे जो है वो निगेटिव में यहाँ पे चल रही है। सो ये डायरेक्शन क्या दिखाती है, कंपनी का कंपोनेंट बिजनेस अच्छा कर रहा है, एसडीए बिजनेस, एलडीए बिजनेस अच्छा कर रहा है, और आरईसी का बिजनेस जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हो सकता है कि क्वार्टर यहाँ पे FY 2027 में अगर यहाँ पे मानसून जो है समर जो है वो बहुत बढ़िया रहा, तो यहाँ पे बहुत रैंप अपली यहाँ पे कंपनी का आरईसी का बिजनेस यहाँ पे ग्रो करने वाला है, बिकॉज ऑफ उसके पास कैपेसिटी है। दूसरी बात, ये कंपोनेंट और ये बाकी के बिजनेस जो है उसका मार्जिन एक्सपेंशन का भी बेनिफिट उसको मिलने वाला है। सो इसको हमें ट्रैक करना होगा कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है यहाँ पे कॉन कॉल में क्या गाइडेंस देती है, और उसी के अनुसार यहाँ पे हमें जो है उसमें पोजीशन बना सकते हैं, या फिर उसको हमें ट्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन कॉल हम जरूर यहाँ पे ट्रैक करेंगे। कॉन कॉल ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।